हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक ऐसा मार्केट जहां पर उधार में पैसों को लिया और दिया जा सकता है, इस तरह के मार्केट को कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में पैसों का लेन देन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी 364 डेज या उससे कम समय के लिए। बट अगर आप 365 डेज या उससे ज़्यादा समय के लिए पैसों को उधार पर देना या फिर लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना होगा कैपिटल मार्केट में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मनी मार्केट दो तरह की होती है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। हमने इनके बीच के डिफरेंस को भी समझा और साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को डिटेल में कवर भी कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की, जिसको आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो चलिए मनी मार्केट को डिटेल में समझते हैं और शुरुआत करते हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट से। देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में पैसों का लेन देन किस किस के बीच में हो सकता है। मनी मार्केट में टोटल 5 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहला आरबीआई, जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर मनी मार्केट में पैसों का लेन देन करता है। इसके अलावा सभी तरह के कमर्शियल और शेड्यूल्ड बैंक्स भी मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि रीजनल रूरल बैंक्स मनी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मनी मार्केट का थर्ड पार्टिसिपेंट है एनबीएफसीज। एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनबीएफसीज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, बट अभी के लिए आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह फंक्शन करती हैं, जैसे कि लोन्स देती हैं, आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और साथ ही साथ आपको टाइम डिपॉजिट्स की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, जहां पर आप एक फ़िक्स्ड पीरियड के लिए अपना पैसा इनके पास जमा करते हैं और फिक्स्ड लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। इस तरह के टाइम डिपॉजिट्स को आप लोग फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको बैंक्स भी देते हैं, बट बैंक्स आपको एक एडिशनल फैसिलिटी भी देते हैं जो कि एनबीएफसीज प्रोवाइड नहीं करते। ये फैसिलिटी है डिमांड डिपॉजिट की फैसिलिटी। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप जब चाहें अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो, और इसके लिए आपको बैंक को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप कितना पैसा निकालना चाहते हो और कब निकालना चाहते हो। बट अगर बात करें एनबीएफसीज़ की, तो एनबीएफसीज़ आपको डिमांड डिपॉजिट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, और ये एक मेन डिफरेंस है। बट इसके अलावा भी एनबीएफसीज़ और बैंक्स में कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। आप एनबीएफसीज़ की डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं जो कि इसी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखते हैं मनी मार्केट के फोर्थ प्लेयर को, जो है टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स। टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्हें आरबीआई अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि क्रिसिल, इक्रा एटसेट्रा द्वारा टॉप रेटिंग दी जाती है। अब देखते हैं मनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट के लास्ट पार्टिसिपेंट को, जो है इंडिविजुअल्स, यानी आपके और हमारे जैसे लोग। हम और आप भी मनी मार्केट के एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं, और ख़ास बात यह है कि इनमें से कोई भी पार्टिसिपेंट्स जब चाहे मनी मार्केट में जाकर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ला सकता है। बट जैसे कि हर धंधे के उसूल होते हैं, मनी मार्केट के भी कुछ उसूल होते हैं, और उसूल ये है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको सिक्योरिटी इशू करनी होगी। आपको पैसा सिक्योरिटी इशू करने के बाद ही मिलेगा, और ये कानून सबके लिए लागू होता है। पहले सिक्योरिटी इशू करो और फिर पैसा लो। ये सिक्योरिटी क्या होती है और कितनी तरह की होती है, हम इसी वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। बट उससे पहले आप मनी मार्केट का दूसरा उसूल भी सुन लो। मनी मार्केट का दूसरा उसूल ये है कि धंधा या तो बराबरी के पार्टिसिपेंट्स के बीच में होगा या फिर एक लेवल ऊपर या नीचे। कहने का मतलब, आरबीआई अगर मनी मार्केट में उतरेगी तो सिर्फ बैंक्स या फिर एनबीएफसी से डील करेगी। कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स के साथ आरबीआई धंधा नहीं करती, सिर्फ बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ धंधा करती है। और अगर बात की जाए बैंक्स और एनबीएफसीज की, तो ये सबके साथ धंधा करते हैं, और टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स आरबीआई को छोड़कर सबके साथ धंधा कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये सिक्योरिटी क्या होती है। आपने मूवीज़ में सुना होगा कि अंडरवर्ल्ड में ज़ुबान की कीमत होती है। अगर आपने अपनी ज़ुबान दे दी तो डिफरेंट गैंग के लोग भी उस पर यकीन करते हैं। बट यहाँ पर मनी मार्केट में ज़ुबान की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पर आपको लिख कर देना होगा कि आप कितना पैसा देना चाहते हो, किस दिन लौटाओगे और कितना ब्याज दोगे, और इसी को सिक्योरिटी कहा जाता है। मनी मार्केट में कई सारी तरह की सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। हम इन सिक्योरिटीज़ को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं।
चलिए इन सिक्योरिटीज़ को डिटेल में समझते हैं और शुरुआत करते हैं ट्रेजरी बिल के साथ। देखिए, जब भी गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो डायरेक्टली मनी मार्केट में जाकर पैसा उधार नहीं लेती। इस काम के लिए आरबीआई है। आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर बैंक्स और एनबीएफसी से पैसा रेज करती है, बट ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसे आरबीआई इशू नहीं करता, इसे इशू करती है हमारी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इस सिक्योरिटी को आरबीआई को देती है ताकि वो मनी मार्केट में पैसा रेज कर सके। इन जनरल गवर्नमेंट इस सिक्योरिटी को डिस्काउंटेड प्राइस पर इशू करती है। डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब ये होता है कि इन सिक्योरिटीज़ को उनकी फेस वैल्यू से कम प्राइस पर इशू किया जाता है, एंड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जब आप गवर्नमेंट को ये सिक्योरिटीज़ रिटर्न करते हो तो गवर्नमेंट आपको फेस वैल्यू रिटर्न कर दे। इसका मतलब आपने जितने डिस्काउंट पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा है वही है आपका प्रॉफिट। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये सिक्योरिटी 2 सालों के लिए इशू की है और इसकी फेस वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, और ये अवेलेबल है एक डिस्काउंटेड प्राइस पर जो है 90,000 रुपीज़। तो 2 साल के बाद जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप गवर्नमेंट को रिटर्न करेंगे तो गवर्नमेंट आपको देगी 1 लाख रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज़ का। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या डिस्काउंटेड प्राइस क्या होती है ये आप समझ चुके हैं। और जब भी गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को डिस्काउंटेड प्राइस पर इशू करती है तो उसे कहा जाता है ट्रेजरी बिल। गवर्नमेंट इन ट्रेजरी बिल्स को अलग अलग पीरियड्स के लिए इशू कर सकती है, जैसे कि 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़। ईयर 2001 तक 14 डेज़ के लिए भी ट्रेजरी बिल्स को इशू किया जा सकता था, बट इन्हें अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बट कभी कभी गवर्नमेंट को 91 डेज़ से कम के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी? तो इसका इलाज भी गवर्नमेंट के पास है। ऐसी सिचुएशंस में गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट बिल इशू कर देती है। कैश मैनेजमेंट बिल के केस में गवर्नमेंट के पास ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो 91 डेज़ से कम किसी भी मैच्योरिटी पीरियड के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर सकती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैश मैनेजमेंट बिल भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या डिस्काउंटेड प्राइस ही है। तो ये तो बात हो गई ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल की। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की, जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बेसिकली ये वो सिक्योरिटी है जिसे बैंक इशू करते हैं और इसे देकर वो मनी मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं 364 डेज़ या उससे कम पीरियड के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को सीडी भी कहा जाता है। बैंक जब भी इस तरह के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करते हैं तो वो मिनिमम 1 लाख रुपीज़ के लिए इशू करते हैं, और ये वैल्यू 1 लाख के मल्टीपल्स में होती है, यानी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख की फॉर्म में हो सकती है। बैंक इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को 7 दिन से लेकर 364 डेज़ तक के पीरियड के लिए इशू कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन ये है कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी AIFIs को ये अलाउ किया गया है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को 1 से 3 सालों के लिए भी इशू कर सकते हैं, और उनके द्वारा इशू किए गए इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को जो कि 1 से 3 साल के हैं उसके बावजूद इन्हें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही कहा जाएगा। ऑब्वियसली अब आप जानना चाहोगे कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर किया है, और वीडियो का नाम है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग, जिसे आप इकोनॉमी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट अभी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इसलिए बनाया गया था कि ये उन इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें जिनको बैंक्स या दूसरे इंस्टीट्यूशंस से लोन्स नहीं मिल पा रहे हैं, बट ये इंडस्ट्रीज़ हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि बैंक्स और AIFIs में मेन डिफरेंस ये है कि बैंक्स काम करते हैं प्रॉफिट्स के लिए, बट AIFIs का मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो ये थी डिटेल्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। चलिए अब देखते हैं मनी मार्केट के नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल बिल को। इसके नाम से ही आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही काम का भी है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो इसकी यूटिलिटी को अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए 2 कंपनीज हैं, ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड। ABC लिमिटेड वो गुड्स प्रोड्यूस करती है जो कि XYZ और उसके जैसी दूसरी कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। बट जब भी ABC लिमिटेड XYZ को गुड्स सप्लाई करती है तो XYZ लिमिटेड उसका पेमेंट 2 महीने के लिए होल्ड कर लेती है। वैसे इंडस्ट्रीज़ में ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि ABC लिमिटेड एक छोटी कंपनी है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो नए गुड्स प्रोड्यूस कर पाए जब तक कि XYZ लिमिटेड उसका पेमेंट ना कर दे। ऐसी सिचुएशन में ABC लिमिटेड हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती, तो ABC लिमिटेड का मालिक बैंक के पास पहुंचा, सोचा कि लोन अप्लाई कर दूंगा। बैंक मैनेजर ने उसकी पूरी कहानी सुनी
और उसको बताया कि तुम्हें लोन की ज़रूरत नहीं है, तुम बस एक काम करो, एक कागज़ पर XYZ लिमिटेड से ये लिखवा कर ले आओ कि तुम्हारा पैसा उसके पास अटका हुआ है, बाकी सब हम देख लेंगे। ABC लिमिटेड का मालिक तो बैंक मैनेजर के पैरों में गिर गया। उसने कहा कि आप मेरे लिए नया प्रोसेस शुरू कर रहे हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। बैंक मैनेजर ने कहा कि ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, बैंकिंग की दुनिया में इस कागज़ को बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए बिल ऑफ एक्सचेंज लेके आ चल। ABC लिमिटेड के मालिक ने बैंक मैनेजर की बात मानते हुए बिल ऑफ एक्सचेंज रेडी करवाया, जिस पर लिखा हुआ था कि XYZ लिमिटेड इस तारीख को इतनी अमाउंट ABC लिमिटेड को देगा। दोनों पार्टीज़ ने इस डॉक्यूमेंट पर साइन किया और इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक को दे दिया। इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बेस पर बैंक ने एक कमर्शियल बिल इशू किया, जिसे CB भी कहा जाता है। इस तरह की कमर्शियल बिल्स को 7 दिनों से लेकर 364 डेज तक के लिए इशू किया जा सकता है। तो हमारे केस में पैसा 2 महीने के बाद मिलने वाला है, तो बैंक ने 2 महीने बाद की डेट का कमर्शियल बिल इशू कर दिया। कमर्शियल बिल इशू करते ही बैंक ABC लिमिटेड को वो पेमेंट कर देती है जो कि XYZ से ABC लिमिटेड को मिलने वाली थी। इससे ABC लिमिटेड की टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि जो पेमेंट उसे 2 महीने बाद मिलने वाला था वो अभी तुरंत मिल गया। और अब XYZ लिमिटेड 2 महीने के बाद अपनी पेमेंट ABC लिमिटेड को नहीं बल्कि बैंक को करेगा। तो आपने देखा कि किस तरह कमर्शियल बिल की वजह से XYZ लिमिटेड और ABC लिमिटेड दोनों की टेंशन खत्म हो गई। ABC लिमिटेड को पैसे तुरंत चाहिए थे, उसे मिल गए, और XYZ पैसे 2 महीने बाद देना चाहता था, उसने 2 महीने बाद ही पैसे दिए। और इस पूरे प्रोसेस में बैंक को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि बैंक ने ABC लिमिटेड को एग्जैक्टली उतने पैसे नहीं दिए जितने कि उसे XYZ से मिलने वाले थे, बल्कि एक डिस्काउंटेड अमाउंट दी। फॉर एग्जाम्पल, XYZ लिमिटेड से अगर 1 लाख रुपए मिलने वाले थे तो बैंक ने ABC लिमिटेड को 90,000 रुपीज़ ही दिए। इस तरह बैंक के लिए भी एक ये प्रॉफिटेबल डील हुई। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये है कि कमर्शियल बिल सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स यानी AIFIs, NBFCs और म्यूचुअल फंड्स भी इशू कर सकते हैं। प्रोसेस सेम रहता है। तो ये थी डिटेल्स कमर्शियल बिल्स की। अब हम लोग बात करेंगे कॉल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की। ये बेसिकली एक इंटर बैंक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जहां पर बैंक्स को कई बार अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ही कम समय के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत होती है, और इसके लिए वो किसी दूसरे बैंक से 1 से 14 दिन के लिए पैसा उधार ले सकते हैं या फिर किसी दूसरे बैंक को उधार दे भी सकते हैं। इस तरह की मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को कॉल मनी मार्केट भी कहा जाता है, और कई बार इसे ओवरनाइट बोरोइंग मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि पैसा जनरली एक रात के लिए ही लिया जाता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शेड्यूल्ड और कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो कॉल मनी मार्केट से पैसा उधार में ले भी सकते हैं और पैसा उधार में दे भी सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड AIFIs जैसे कि IDBI और कुछ सेलेक्टेड इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि LIC और जनरल इंश्योरेंस कंपनी और कुछ चुनिंदा ही म्यूचुअल फंड्स को कॉल मनी मार्केट में पैसा लेंड करने की परमिशन दी गई है। लेकिन किसी भी AIFIs, इंश्योरेंस कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड को कॉल मनी मार्केट में पैसा बोरो करने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग मनी मार्केट में 1 दिन के लिए पैसा उधार में देते या फिर उधार में लेते हैं तो उसे कॉल मनी कहा जाता है। और अगर हम लोग 2 दिन से लेकर 14 दिन तक के लिए पैसों को उधार में लेते या देते हैं तो उसे नोटिस मनी कहा जाता है। और इससे ज़्यादा समय के लिए अगर हम लोग पैसा उधार में लेते या देते हैं तो उसे कहा जाता है टर्म मनी। तो ये थी डिटेल्स कॉल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की। अब बात करते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट की। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट जब भी RBI के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है तो बैंक्स और NBFCs उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदती हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि बैंक्स के पास कैश की कमी होती है और वो कहीं और जगह से पैसों को रेज नहीं कर पा रहे हैं और पैसों की उन्हें अर्जेंटली ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशंस में बैंक्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने पास रखी हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को RBI को सेल कर सकती हैं और बदले में पैसा ले सकती हैं। बट अगर मान लीजिए कि बैंक को सिर्फ 25-30 दिनों के लिए पैसों की ज़रूरत है और वो इन सिक्योरिटीज़ को परमानेंटली सेल नहीं करना चाहती, तो बैंक्स क्या कर सकते हैं कि वो RBI के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं कि वो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को 25 दिनों के बाद रीपर्चेज कर लेंगे। इसी एग्रीमेंट को रीपर्चेज एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसे हम लोग रेपो भी कहते हैं। बैंक जब इस रीपर्चेज एग्रीमेंट को बनाता है तो उसमें ये साफ साफ लिख देता है कि वो कितने दिनों के बाद लौट के आएगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को छुड़ा ले जाएगा। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से इसे रेपो कहा जाता है, बट अगर हम इस एग्रीमेंट को RBI की पर्सपेक्टिव से देखें तो इसे कहा जाएगा रिवर्स रेपो। तो ये थी डिटेल्स रीपर्चेज एग्रीमेंट की।
अब हम लोग बात करेंगे कमर्शियल पेपर्स की। कमर्शियल पेपर बेसिकली वो सिक्योरिटी है जिसे टॉप रेटेड कंपनीज इशू करती हैं मनी मार्केट में पैसा बोरो करने के लिए। इसकी शॉर्ट फॉर्म है CP। और जब भी कोई टॉप रेटेड कॉर्पोरेट कमर्शियल पेपर इशू करके मनी मार्केट से पैसा रेज करती है तो ऐसा करते वक्त उसे कम से कम 5 लाख का कमर्शियल पेपर इशू करना होता है। और अगर ज़्यादा पैसे रेज करने हैं तो वो कर सकते हैं, बट कमर्शियल पेपर की वैल्यू 1 लाख के मल्टीपल में ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स मनी मार्केट से पैसा बोरो करते वक्त 5 लाख, 6 लाख, 25 लाख, 28 लाख या फिर इसी तरह की किसी भी फॉर्म में कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। और इसकी ड्यूरेशन हो सकती है मिनिमम 7 डेज़ और मैक्सिमम 364 डेज़। तो ये थी डिटेल्स CP की। अब लास्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। एक्चुअली म्यूचुअल फंड की शुरुआत हमारे देश में एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की तरह ही हुई थी 1992 में। उस समय ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था जो हमारे और आपके जैसे इंडिविजुअल्स को ये ऑप्शन देता था कि आप अपना पैसा ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट्स में ना रख के इन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस तरह आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाएगा और ये पूरी तरह से सेफ भी हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं है इनमें, क्योंकि ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आपके पैसों को शेयर बाजार नहीं बल्कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स या ट्रेजरी बिल्स जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करते थे और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। इस तरह मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आम लोगों को भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता था जहाँ पे लो रिस्क और लो रिटर्न है, बट फिर भी ये रिटर्न सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट से तो ज़्यादा ही था। तो ये थी डिटेल्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपिटल मार्केट को कवर करेंगे, इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करना है। तो बुक्स तावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तावा।